दो विशालकाय बंदरों ने हैरानी से देखा कि उनके सामने खड़ा इंसान बोल सकता है। जैसे ही इंसान ने बात की, दोनों बंदर वहीं के वहीं सन्न रह गए, क्योंकि यह धरती अब 200 साल आगे की दुनिया थी। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसने इंसानों को धीरे धीरे बोलने की क्षमता से वंचित कर दिया और उन्हें जंगली जानवरों जैसी हालत में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ बंदरों ने बुद्धि हासिल कर ली थी और अब पूरी धरती पर उन्हीं का राज था। ये जबरदस्त और रोमांच से भरा दृश्य फिल्म से लिया गया है। लगभग 56 साल पुराने इस साइंस फिक्शन यूनिवर्स की नई कड़ी को हॉलीवुड की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया। वही विजुअल टीम जिसने पर काम किया था, उसने इस फिल्म के लिए मोशन कैप्चर तकनीक को और भी आगे बढ़ा दिया। कलाकारों के चेहरे के हाव भाव, आंखों की हल्की हरकतें तक रिकॉर्ड करने के लिए तकनीक को पहले से कहीं ज्यादा सटीक बनाया गया। सभी कलाकारों ने शूटिंग से 6 हफ्ते पहले खास ट्रेनिंग ली और सीजर का किरदार निभाने वाले एंडी सर्किस ने खुद विशेष सलाहकार बनकर हर कलाकार को बंदरों की आवाज, चाल और व्यवहार सिखाया। अब अगले कुछ मिनटों में शुरू होती है एक ऐसी दुनिया की कहानी जिसे तकनीक और शानदार कहानी के दम पर बेहद जीवंत बनाया गया। कहा जाता है कि ईगल कबीले में एक अजीब परंपरा थी। हर युवा बंदर को वयस्क बनने से पहले खतरनाक पहाड़ों पर जाकर सूरज चील का एक अंडा लाना पड़ता था। यही उनकी ताकत और बहादुरी की असली परीक्षा मानी जाती थी। किस्मत से वयस्क होने जा रहे 3 युवा बंदरों को एक चील के घोंसले में 3 अंडे दिखाई दिए, लेकिन बुजुर्गों की सीख के मुताबिक उन्हें एक अंडा वहीं छोड़ना था, यानी 3 में से किसी एक को खाली हाथ लौटना पड़ता। सबसे पहले सुना और अनाया ने अपने अपने अंडे उठा लिए। अब तीसरा बंदर नोआ मायूस खड़ा था। अगले दिन उसका वयस्क समारोह होने वाला था और वह बिना अंडे के पूरे कबीले के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। तभी नोआ की नजर दूर खड़ी खतरनाक चट्टानों पर बने एक और घोंसले पर गई। अपने फुर्तीले शरीर की मदद से वह धीरे धीरे उस ऊंची चट्टान तक पहुंच गया। वह हाथ बढ़ाकर अंडा पकड़ने ही वाला था कि तभी माँ चील वापस आ गई। उसकी तेज डरावनी चीख सुनकर नोआ घबरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल वह गहरी खाई में गिर पड़ा। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन नीचे निकली एक चट्टान ने उसे बचा लिया। मगर खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। जिस चट्टान पर वह गिरा था वही धीरे धीरे टूटने लगी और नोआ तेजी से नीचे फिसलने लगा। ऊपर खड़े सुना और अनाया कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे सिर्फ डर के साथ उसे नीचे गिरते हुए देख रहे थे। काफी संघर्ष के बाद नोआ आखिरकार अंडा लेने में सफल हो गया। अब तीनों बेहद खुश थे। आखिरकार वे अगले दिन होने वाले समारोह में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन तभी नोआ ने देखा कि उसका कंबल गायब है। उसी समय पीछे झाड़ियों के बीच कोई परछाई तेजी से भागती दिखाई दी। वह इंसानों जैसा लग रहा था। इस दुनिया में ऐसे इंसानों को इको कहा जाता था, क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे। अनाया ने तुरंत पत्थर उठाकर उस परछाई की तरफ फेंका और तीनों उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे एक पुराने प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। वहीं नोआ का कंबल टंगा हुआ मिला। अनाया सावधानी से आगे बढ़ा, क्योंकि कबीले का नियम था कि कोई भी आसानी से इस सीमा के बाहर नहीं जाएगा और बाहर से आने वालों से हमेशा सावधान रहेगा। नोआ ने देखा कि कंबल पर इंसान का खून लगा हुआ था। वह डर गया और बिना ज्यादा देर किए कंबल लेकर वापस लौट आया। गांव लौटने के बाद नोआ अपने पिता के पास गया। उसके पिता पूरे कबीले के सबसे महान चील प्रशिक्षक थे, लेकिन नोआ को यह जगह पसंद नहीं थी। वजह साफ थी, उसके पिता की विशाल सूरज चील हमेशा उसे नापसंद करती थी। जब नोआ ने इस बारे में पूछा तो उसके पिता ने बस इतना कहा कि चील को आने वाला समारोह पसंद नहीं है। मगर नोआ को हमेशा लगता था कि असल में उसके पिता ही उसे कमजोर समझते हैं। नोआ ने उन्हें पूरा किस्सा बताया और बार बार समझाया कि वे लोग सीमा के बाहर नहीं गए थे, बल्कि वह इंसान खुद अंदर आया था और उसका कंबल चुराने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता ने फिलहाल उसकी बात मान ली और कंबल लेकर बुजुर्गों के पास पहुंचे। सभी बुजुर्गों का मानना था कि ये इक्को इंसान अशुभ होते हैं और एक दिन पूरे कबीले के विनाश का कारण बनेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को भेजने का फैसला किया, ताकि उस इंसान को डराकर दूर भगाया जा सके। नोआ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सब इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसने बस इतना सुना था कि सूखे के मौसम में ये लोग जंगलों में खाना ढूंढने निकलते हैं। उनका कबीला सभ्यता के किनारे रहने वाला एक छोटा समुदाय था, इसलिए उनके पास ज्यादा इतिहास या ज्ञान नहीं बचा था। केवल बुजुर्गों के पास कुछ पुराने पन्ने थे जिनमें प्राचीन दुनिया की थोड़ी बहुत जानकारी लिखी थी, लेकिन वह सब नोआ जैसे जिज्ञासु युवक के लिए काफी नहीं था। उस रात नोआ अकेले अपनी माँ की मछली सुखाने वाली झोपड़ी में गया। वह कुछ औजार ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक अंदर से आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह भीतर गया, उसे इंसान की गंध महसूस हुई। वह तुरंत बाहर भागा,
लेकिन तब तक वह इंसान गायब हो चुका था। तभी उसकी छाती पर कुछ गीला महसूस हुआ। नीचे देखा तो उसका दिल बैठ गया। बड़ी मुश्किल से लाया गया सूरज चील का अंडा टूट चुका था। अगले दिन समारोह था। नोआ अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करना चाहता था। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह एक और अंडा लेकर ही लौटेगा। आधी रात का समय था। पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन नोआ के मन में अजीब बेचैनी थी। अचानक दूर से किसी के दर्द भरे चीखने की आवाज आई। नोआ तुरंत अपने जानवर से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर कई योद्धाओं की लाशें पड़ी थीं। तभी एक घायल योद्धा सामने आया। उसने अपनी आखिरी सांसों से नोआ को खतरे की चेतावनी दी और वहीं मर गया। अचानक पीछे से घोड़ों की तेज आवाज गूंजने लगी। नोआ डरकर झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कि मुखौटा पहने खतरनाक बंदरों का एक दल वहां पहुंच चुका था। वे उसी इंसान की तलाश में थे, लेकिन गलती से ईगल कबीले की सीमा में घुस आए थे। उन्हें जमीन पर पड़ा खून लगा कंबल मिल गया। तभी उनकी नजर नोआ के जानवर पर पड़ी। उनके सरदार ने तुरंत फैसला किया कि वे उस जानवर का पीछा करेंगे, क्योंकि वह सीधे उन्हें गांव तक ले जाएगा। ये सुनकर नोआ के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर वे उसके जानवर के पीछे पीछे गांव पहुंच गए तो उसका पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। वह पूरी ताकत से जंगल में दौड़ पड़ा ताकि अपने लोगों को पहले ही चेतावनी दे सके। लेकिन जब तक वह गांव पहुंचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरा कबीला आग की लपटों में जल रहा था। नोआ चीखते हुए अंदर भागा और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करने लगा। जलती हुई इमारतें गिर रही थीं। वह खुद भी मलबे के नीचे दबते दबते बचा। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे अपने परिवार वाले बंधे हुए मिले। वह उन्हें छुड़ाने ही वाला था कि तभी अचानक उनके सामने बिजली छोड़ने वाले हथियार आ गए। नोआ ये देखकर पूरी तरह दंग रह गया। उसका कबीला अभी भी आदिम युग जैसी जिंदगी जी रहा था, जबकि मुखौटा कबीला तकनीक और हथियारों में उनसे कई कदम आगे निकल चुका था। अब यह सिर्फ दो कबीलों की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह एक विकसित सभ्यता द्वारा कमजोर सभ्यता को कुचलने और लूटने की कहानी बन चुकी थी। इसी दौरान पहली बार उनके सामने सीजर का नाम लिया गया। इससे एक बात साफ हो गई, मुखौटा कबीला चाहे सीजर के सीधे वंशज न हो, लेकिन वे सदियों पुरानी सभ्यता और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उनका ज्ञान और संस्कृति बाकी कबीलों से कहीं ज्यादा विकसित थी। नोआ लकड़ी के ढांचे पर चढ़कर ऊपर पहुंचा। वह अपने पिता को लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा कि सबसे पहले सभी चीलों को आजाद करो। उसी समय वह खतरनाक जनरल भी ऊपर आ पहुंचा। उसने अपना हथियार निकाला और दोनों को झुककर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। नोआ ने मना कर दिया। वह अपनी फुर्ती के दम पर जनरल से भिड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल जनरल ने बिजली वाले डंडे से उसे जोरदार झटका दिया और नोआ सीधे जमीन पर जा गिरा। अगर उसके पिता समय पर बीच में न आते तो शायद वहीं उसकी मौत हो जाती। अब उसके पिता खुद जनरल से लड़ रहे थे, लेकिन वह दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था। यह देखकर नोआ ने छलांग लगाई और पीछे से जनरल की गर्दन पकड़ ली, मगर जनरल ने उसे ऐसे झटक कर फेंका जैसे कोई खिलौना हो। नोआ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने उसके पिता मार दिए गए। उसके भीतर बदले की आग उठ भी नहीं पाई थी कि जनरल ने एक बार फिर हमला किया। इस बार नोआ सीधा सैकड़ों फीट ऊंचाई से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह तेज धूप उसकी आंखों पर पड़ी और उसकी नींद खुली। चारों तरफ सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। नोआ ने जमीन पर पड़ा टूटा हुआ बिजली वाला हथियार उठाया। पिछली रात की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। जब उसने अपने पिता की लाश देखी तो वह एक छोटे बच्चे की तरह टूट गया। आज उसका वयस्क बनने का दिन होना चाहिए था, लेकिन एक ही रात में उसने अपना परिवार, अपने दोस्त और पूरा कबीला खो दिया था। अपने पिता की कब्र के सामने खड़े होकर नोआ ने कसम खाई कि वह अपने लोगों को वापस लाएगा और अपने कबीले को फिर से बसाएगा। इसके बाद वह दोबारा उसी पुराने प्रवेश द्वार तक पहुंचा। जमीन पर पड़े पैरों के निशान और सामने फैले अंधेरे को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने कबीले की सीमा के बाहर कदम रख दिया। बाहर की दुनिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। इंसानों की सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। विशाल इमारतें जो कभी लोहे और कंक्रीट से बनी थीं, सैकड़ों साल बाद भी मजबूती से खड़ी थीं। रास्ते में नोआ को अपने लोगों की गंध वाला कंबल मिला। वह उसी निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी उसके पिता की विशाल सूरज चील भी उसके पीछे आ गई। नोआ ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन चील अभी भी उसे अपना असली मालिक मानने को तैयार नहीं थी। वह उसके साथ चल रही थी, मगर पूरी तरह उसकी बात नहीं मान रही थी, क्योंकि नोआ अभी एक सच्चा चील प्रशिक्षक बनने लायक साबित नहीं हुआ था। कुछ समय बाद नोआ एक नए जंगल में पहुंचा। दूर पहाड़ी पर धुआं उठता दिखाई दिया। उसे लगा शायद वह आखिरकार अपने लोगों तक पहुंच गया है। वह सावधानी से बिजली वाला हथियार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन पहाड़ी पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और वह सीधे नीचे जा गिरा। बेलों में उसका पैर फंस गया और वह उल्टा लटकते हुए जलती आग के ऊपर अटक गया। अगर वह समय रहते खुद को आजाद न करता तो शायद दुनिया का पहला भुना हुआ बंदर बन जाता। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी लाल
लाल बालों वाला एक बूढ़ा बंदर उसके सामने आया। उसका नाम था राका। राका ने नोआ का बिजली वाला हथियार उठाया और उससे पूछा कि उसका मुखौटा कबीले से क्या संबंध है। फिर उसने पीछे मुड़कर आग की तरफ देखा। वहाँ उसके कबीले के आखिरी सदस्य का अंतिम संस्कार हो रहा था। वह भी मुखौटा कबीले के हाथों मारा गया था। राका ने नोआ को बताया कि सीजर के समय जो बंदर जाति विकसित हुई थी वह समय के साथ कई हिस्सों में बंट गई। नोआ का ईगल कबीला सबसे अलग थलग पड़ा हुआ समुदाय था। उन्हें अपने इतिहास तक का पता नहीं था। उन्होंने कभी सीजर का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन राका का कबीला अब भी सीजर की कुछ शिक्षाओं को मानता था। वे सभ्यता और इंसानों पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि इंसान और बंदर शांति से साथ रह सकते हैं। राका ने अपने कबीले की बची हुई किताबें दिखाईं और बताया कि प्राचीन समय में बंदरों के पहले महान नेता सीजर इन किताबों को पढ़ सकते थे। इसके बाद राका ने नफरत से मुखौटा कबीले के बारे में बात की। उसने बताया कि वे आज के सबसे शक्तिशाली बंदर साम्राज्य के सैनिक हैं। उनका राजा खुद को सीजर से भी महान साबित करना चाहता है, इसलिए वह लगातार दूसरे कबीलों पर हमला करता है और सीजर की असली शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ चुका है। सीजर कहा करता था, बंदर बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह चाहता था कि सारे बंदर एकजुट रहें, क्योंकि एकता ही उनकी ताकत है। लेकिन अब सब बदल चुका था। कबीले आपस में लड़ रहे थे। बंदर धीरे धीरे वही गलतियां दोहरा रहे थे जो कभी इंसानों ने की थी। राका खुद को उन आखिरी बंदरों में से मानता था जो अब भी सीजर की असली सोच को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच यह था कि सदियों पुराना इतिहास अब धुंधला पड़ चुका था। किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। चलते चलते अचानक नोआ रुक गया। उसने दीवार पर बनी इंसानों की एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही इको लोग हैं। ये सुनते ही राका चौंक गया। उसने तुरंत पूछा कि क्या नोआ ने सच में ऐसे इंसानों को देखा है, क्योंकि राका के इलाके में ऐसे इंसान बहुत पहले गायब हो चुके थे। लेकिन राका जानता था कि सीजर के लिए इंसान बेहद महत्वपूर्ण थे, इसीलिए इतने सालों से वह फिर से उन इंसानों को खोजने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने पूर्वजों की तरह उनकी रक्षा और देखभाल कर सके। राका चाहता था कि नोआ उसके साथ रहे और उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाए। लेकिन तभी अचानक वही इंसान फिर दिखाई दिया और नोआ को देखकर डर कर भाग गया। राका उसे रोक नहीं पाया। जब उसे पता चला कि वह इंसान काफी समय से चुपके चुपके नोआ का पीछा कर रहा था तो उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। उसे लगा शायद आगे जाकर वे फिर उस इंसान से मिलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे सीजर की विरासत समय के साथ कहीं खो गई हो। शायद सदियों पहले बंदरों की सभ्यता भी टूट चुकी थी। उसी वजह से सीजर की सोच अलग अलग कबीलों में बिखर गई थी। चाहे राका का कबीला हो या मुखौटा कबीला, कोई भी पूरी तरह उस प्राचीन सभ्यता और सीजर की असली सीख को समझ नहीं पाया था। वह इंसान होकर भी बंदरों से मदद मांग रहा था। आखिर इंसानों जैसी बुद्धिमान प्रजाति का सदस्य एक बंदर जाति के सामने शरण क्यों ले रहा था? इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। जब नोआ और राका अपने लोगों की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, तब वह लड़की लगातार चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। वह कभी बहुत दूर नहीं जाती थी। भूख और थकान से परेशान होकर उसने धीरे धीरे उनके करीब आना शुरू किया। उसकी आंखों में सिर्फ खाने की चाह दिखाई दे रही थी। जब राका ने पीछे हलचल महसूस की तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दया दिखाई दी। उसने धीरे से खाना आगे बढ़ाया और लड़की को बाहर आने का इशारा किया। लड़की सावधानी से आगे बढ़ी और धीरे धीरे खाने तक पहुंची। यह देखकर राका की आंखें भर आईं। उसने अनजाने में अपने गले में पहनी माला को छुआ। वह माला उस पुराने समय की निशानी थी जब इंसान और बंदर एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। राका इंसानों की देखभाल करने में मानो विशेषज्ञ था। वह लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपने खोए हुए परिवार को देख रहा हो। उसने उस लड़की का नाम रखा ईवा। उसे इस नाम का असली मतलब नहीं पता था, बस इतना सुना था कि इंसानों के पुराने युग में यह नाम बहुत महत्वपूर्ण था। कहा जाता था कि महान नेता सीजर को इंसानों ने पाला था। हालांकि आज की दुनिया में यह बात किसी कहानी जैसी लगती थी, क्योंकि बंदरों की नई पीढ़ी मानती थी कि इंसान मूर्ख और जंगली हो चुके हैं। ऐसे जीव भला बंदरों जैसे बुद्धिमान प्राणियों को कैसे बड़ा कर सकते थे? नोआ ने अपने जीवन में पहली बार इतने किस्से सुने थे। रास्ते में जो कुछ उसने देखा और सुना, उसके बाद वह भी ईवा को अलग नजर से देखने लगा। उस रात नोआ को नींद नहीं आई। चलते चलते वह गलती से एक पुराने वेदशाला भवन तक पहुंच गया। अंदर उसे एक विशाल दूरबीन दिखाई दी। जिज्ञासा में उसने उसमें झांका और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। उसने पहली बार आसमान के अनगिनत सितारों को इतने करीब देखा था। वह दृश्य इतना खूबसूरत था कि नोआ मंत्रमुग्ध रह गया। तभी ईवा भी वहां आ गई। दूरबीन से आती तारों की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उसकी आंखों में ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अगले दिन नोआ ने यह बात राका को बताई। शायद राका सही कह रहा था। कभी इंसान और बंदर सच में एक ही दुनिया साझा करते थे। इसके बाद तीनों ने साथ यात्रा जारी रखी। वे ईवा को अपने साथ ले जा रहे थे। शुरू में नोआ उसे एक पालतू जीव की तरह देखता था, लेकिन रास्ते में जब वे एक उथले मैदान से गुजर रहे थे तभी उन्होंने पहली बार ज़ेब्रा देखे। उन अजीब जानवरों को देखकर वे रुक गए। तभी झुंड के बीच से इंसान बाहर आने लगे। ईवा ये दृश्य देखकर सन्न रह गई। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गहरा दुख भी। जो
इंसान कभी दुनिया के शासक थे, आज वे जानवरों के साथ रह रहे थे, उन्हीं की तरह खा रहे थे और लगभग अपनी इंसानियत खो चुके थे। अगर राका थोड़ा ध्यान देता तो शायद वह समझ जाता कि ईवा बाकी इंसानों से अलग थी। उसके कपड़े भले पुराने थे लेकिन साफ सुथरे और ठीक से सिले हुए थे, जबकि बाकी इंसान पूरी तरह जंगली और आदिम दिखाई दे रहे थे। अब नोआ को आगे बढ़ना था। वह जानता था कि यह जगह राका और ईवा की मंजिल हो सकती है, लेकिन उसकी नहीं। राका ने अपनी माला उतारकर नोआ को दे दी। वह चाहता था कि नोआ हमेशा सीजर की शिक्षाओं को याद रखे। नोआ ने वह माला स्वीकार की और जाने के लिए मुड़ गया। ईवा अनजाने में उसके पीछे चलने लगी, लेकिन राका ने उसे रोक लिया। हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी का अपना उद्देश्य होता है। कुछ लोग एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी किसी मोड़ पर अलग हो जाते हैं। राका इंसानों की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक दूर से भारी सींगों जैसी आवाज गूंज उठी। मुखौटा कबीला फिर लौट आया था। उन्होंने चारों तरफ से इंसानों को घेर लिया। राका ईवा को लेकर भागना चाहता था, लेकिन अफरा तफरी में दोनों अलग हो गए। डरे हुए इंसान जंगल की तरफ भागने लगे, मगर जल्द ही जालों में फंस गए। ईवा किसी तरह बच निकली और घास में छिप गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मुखौटा कबीला खास तौर पर उसी की तलाश में आया था। घास में छिपी ईवा डर से कांप रही थी। वह सांस लेने तक से डर रही थी। तभी उसने दूर नोआ को देखा। उसे समझ आ गया कि यही उसका आखिरी मौका है। काफी सोचने के बाद आखिरकार वह छिपने की जगह से बाहर आ गई। बच निकलने के बाद नोआ ने सबसे पहले लाल बालों वाले बंदर को बताया कि ईवा बोल सकती है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी ईवा ने खुद कहा, मेरा एक नाम है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। ईवा ने बताया कि पुरानी महामारी ने सभी इंसानों को खत्म नहीं किया था। कुछ छोटे समूह अब भी बचे हुए थे और अपनी सभ्यता बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। वे बंदरों की बढ़ती ताकत का सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए ईवा की माँ ने उसे हमेशा चुप रहना सिखाया था, ताकि कोई यह न जान सके कि वह बाकी इंसानों से अलग है। नोआ को हमेशा लगता था कि ईवा उससे कुछ छिपा रही है, और शायद यह स्वाभाविक भी था। वे दोनों अलग प्रजातियों से थे, उनके बीच दूरी होना तय था। उस रात नोआ बिजली वाले डंडे को ठीक करने की कोशिश करता रहा। लगातार मेहनत के बाद अचानक हथियार फिर से काम करने लगा। ईवा ये देखकर हैरान रह गई। एक ऐसा बंदर जिसने पूरी जिंदगी आदिम कबीले में बिताई, वह इंसानों की तकनीक समझकर उसे चला सकता था। यह उसके लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। कुछ समय बाद वे एक विशाल नदी तक पहुंचे। नदी के बीचों बीच बने पुराने पुल से उन्हें आगे जाना था, लेकिन राका को यह जगह अजीब लग रही थी, जैसे कहीं कोई खतरा छिपा हो। और तभी अचानक जनरल अपने सैनिकों के साथ सामने आ गया। उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। लड़ाई शुरू हो गई। हंगामे के बीच ईवा नदी में गिर गई। उसने जाल को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी राका बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर ईवा को ऊपर धकेल दिया, लेकिन खुद दुश्मनों के बीच फंस गया। नोआ पकड़ा जा चुका था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। राका ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और तभी रस्सी कट गई। अगले ही पल तेज बहती नदी राका को अपने साथ बहाकर ले गई। नोआ बस उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। उसके भीतर का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अपने कबीले के नष्ट होने के बाद से वह अकेला भटक रहा था। पहले उसे लगता था कि वह सिर्फ बदला लेने निकला है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि वह अपने खोए हुए घर की तलाश कर रहा था। राका उसके जीवन के सबसे अंधेरे समय में उसके साथ खड़ा रहा। शायद अब जाकर नोआ को एहसास हुआ कि वह अनजाने में राका को अपना परिवार मानने लगा था। आखिरकार नोआ और ईवा दोनों को कैद कर लिया गया। उन्हें समुद्र किनारे बने एक विशाल शिविर की तरफ ले जाया गया, जहां उफनती लहरें लगातार चट्टानों से टकरा रही थीं। समुद्र किनारे बना वह विशाल किला किसी भूली हुई दुनिया जैसा लग रहा था। किनारे पर खड़े पुराने जहाज अब जंग खाकर टूट चुके थे। कभी इंसानों की ताकत का प्रतीक रहे वे जहाज अब सिर्फ सड़ी हुई लोहे की लाशें बनकर रह गए थे। लेकिन ईवा की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वह आखिरकार सही जगह पहुंच गई है। समुद्र किनारे खड़े बड़े जहाज पर मुखौटा कबीले के सैनिक भरे हुए थे। जैसे ही ईवा और नोआ को अंदर लाया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। नोआ को सैनिक आगे ले गए। जब वह जहाज के पीछे पहुंचा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके अपने कबीले के लोग वहीं कैद थे। जहाज के पीछे एक विशाल लोहे का दरवाजा बना हुआ था और उसके आगे एक मजबूत बांध जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। नोआ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी अचानक उसे किसी परिचित की आवाज सुनाई दी। दूसरी तरफ ईवा को अकेले एक अलग कमरे में बंद किया गया, लेकिन वह जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कमरे में तरह तरह के औजार रखे थे। दीवारों के पास किताबों से भरी अलमारियां थीं और चारों ओर खूबसूरत फूल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो इस बर्बाद दुनिया के बीच किसी ने पुरानी सभ्यता का एक छोटा टुकड़ा बचा कर रखा हो। तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक दुबला पतला आदमी नीचे उतरा। उसका नाम था ट्रेवाथन। वह भी ईवा की तरह उन इंसानों में से था जिन्होंने पुरानी मानव सभ्यता के बचे हुए हिस्सों में जन्म लिया था। कई साल पहले समुद्र किनारे उसका पैर टूट गया था। उसी समय सीजर नामक बंदर राजा ने उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से वह उसी का सलाहकार बनकर रह गया। असल में वह एक तरह का कैदी ही था, बस सोने के पिंजरे में बंद। सीजर को किताबें सुनना पसंद था, इसलिए ट्रेवाथन रोज उसे किताबें पढ़कर सुनाता था। जब सीजर को ताकतवर हथियार चाहिए थे, तब ट्रेवाथन ने बिजली वाले डंडे बनाए जिनकी मदद से
उसका साम्राज्य और शक्तिशाली बनता गया। समय के साथ ट्रेवाथन ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी। अब उसकी जिंदगी बस कॉफी पीने, फूल उगाने और किताबें पढ़ने तक सीमित रह गई थी। वह इस कैद में भी एक अजीब सी शांति ढूंढ चुका था। तभी अचानक पूरे किले में भारी बिगुल की आवाज गूंज उठी। सभी बंदरों को जबरदस्ती मैदान में इकट्ठा किया गया। वे अपने राजा के स्वागत के लिए सिर झुकाकर खड़े हो गए। कुछ ही पल बाद वह सामने आया, भारी कवच पहने, सिर पर ताज सजाए और पीछे सीजर के प्रतीक चिन्ह के साथ। उसका रौब ऐसा था कि पूरा मैदान खामोश हो गया। वह सीजर के नाम और उसकी विरासत का इस्तेमाल करके पूरे साम्राज्य पर राज्य कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या ही शानदार दिन है। क्या हम सीजर के शब्दों के लिए आभारी हैं? क्या हम उसके सामने सिर झुकाते हैं? क्या हम उसके बताए रास्ते पर चलते हैं? आज का दिन कितना महान है, सब मिलकर कहो, मैं ही सीजर हूँ। वह खुद को सीजर कह रहा था, लेकिन नोआ के लिए असली सीजर ऐसा बिल्कुल नहीं था। राखा ने उसे सीजर की दया के बारे में बताया था, उसकी बुद्धिमानी के बारे में बताया था, लेकिन कभी यह नहीं कहा था कि सीजर खुद को सबसे ऊपर मानता था। नोआ अब समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा यह शासक असली सीजर नहीं बल्कि उसकी खराब नकल था, और वह यहाँ सिर्फ एक वजह से था, उस विशाल लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए। कहा जाता था कि उस दरवाजे के पीछे इंसानों का छोड़ा हुआ खजाना छिपा है, ऐसा खजाना जो पाने वाला पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इसी लालच में वह अलग अलग कबीलों के बंदरों को पकड़कर यहाँ लाता था ताकि उनसे जबरन काम करवाकर दरवाजा खुलवाया जा सके, लेकिन महीनों की कोशिशों के बाद भी वह असफल रहा था। ट्रेवाथन ने बताया कि वे लोग कई महीनों से लगातार उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अब तक नहीं खुला। यह सुनकर ईवा डर गई। इंसानों की बनाई कोई भी चीज कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन टूटती जरूर है। उसके पूर्वजों की कहानियों के अनुसार जब मानव सभ्यता बर्बाद होने लगी थी, तब कुछ लोग इसी लोहे के दरवाजे के नीचे बने ठिकानों में छिप गए थे। उनके पास बेहद शक्तिशाली तकनीक और हथियार थे, लेकिन अंत में वे भी इतिहास में खो गए। फिर भी उनके छोड़े गए हथियार आज भी इतने खतरनाक थे कि वे सीजर जैसे शासक को और भी ताकतवर बना सकते थे। ईवा ने ट्रेवाथन को समझाने की कोशिश की कि उन्हें मिलकर सीजर को रोकना होगा, लेकिन ट्रेवाथन ने शांत आवाज में कहा, इंसानों की दुनिया बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब ये बंदरों की दुनिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया का राजा कौन है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं जिंदा रह सकूं। झुक जाना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। उधर सुना भी नोआ को समझा रही थी कि अब विरोध करने का कोई मतलब नहीं। उनका पुराना कबीला उस आग में खत्म हो चुका था। जंगल में हमेशा ताकतवर ही जीतता है। अगर ये बात कुछ समय पहले कही जाती तो शायद नोआ भी हार मान लेता, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह सीजर के बारे में जान चुका था, बंदर सभ्यता की असली शुरुआत समझ चुका था। वह किसी नकली राजा के सामने झुकने को तैयार नहीं था। जब सीजर को नोआ और ईवा की यात्रा के बारे में पता चला तो उसे लगा कि दोनों उसके काम आ सकते हैं। ट्रेवाथन बूढ़ा हो चुका था और इतने साल कैद में रहने के कारण बाहरी दुनिया से लगभग कट चुका था, लेकिन ईवा को देखते ही सीजर की आंखों में लालच चमक उठा। वह चाहता था कि ईवा उसकी मदद से वह लोहे का दरवाजा खोले ताकि अंदर छिपी इंसानी तकनीक हासिल कर सके और बंदरों को और भी शक्तिशाली बना सके, लेकिन ईवा ने साफ मना कर दिया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे दरवाजा खोलना नहीं आता। सीजर ये सुनकर हंस पड़ा। फिर उसने जमीन पर पड़ा एक नक्शा उठाया और ईवा की असली कहानी बताने लगा। असल में ईवा और उसके साथी किसी खास चीज की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन रास्ते में मुखौटा कबीले ने उन पर हमला कर दिया। सैनिकों को यह समझ नहीं आया कि ईवा और उसके साथी कितने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों को मार डाला और सिर्फ नक्शा लेकर लौट आए। जब सीजर ने वह नक्शा देखा तभी उसे पहली बार पता चला कि इंसानों ने अपने पीछे कोई बड़ा रहस्य छोड़ा है। तभी से उसने हर तरफ अपने सैनिक भेजकर ईवा को ढूंढना शुरू कर दिया। सीजर ने बिना किसी शर्म के अपनी असली महत्वाकांक्षा जाहिर की। वह बोला, चाहे कितने भी बंदरों की जान क्यों न चली जाए, मुझे उस दरवाजे के भीतर जाना ही है। मुझे इंसानों की सबसे ऊंची सभ्यता हासिल करनी है। इसके बाद वह नोआ को खिड़की के पास ले गया और अपना विशाल साम्राज्य दिखाने लगा। वह चाहता था कि नोआ भी उसके साथ मिल जाए और उस नए बंदर साम्राज्य का हिस्सा बने। सीजर ने नोआ को चेतावनी दी, इंसान बहुत चालाक होते हैं, वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। अगर तुम्हें एक बोलने वाला इंसान मिला है तो इसका मतलब है कि कहीं और भी ऐसे इंसान मौजूद हैं। यह सुनकर नोआ सोच में पड़ गया। उसे याद आने लगा कि शुरुआत से ही ईवा ने उससे कई बातें छिपाई थीं। असल में वह कभी उसे समझ ही नहीं पाया था। उल्टा ईवा को उनके इतिहास और दुनिया के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानकारी थी। कुछ समय बाद नोआ की माँ उसके पास आई और उसे एक बार फिर सब भूल जाने को कहा। उसने कहा कि उनका कबीला खत्म हो चुका है और अब उन्हें झुककर जीना सीखना होगा। लेकिन तभी आसमान से सूरज चील फिर लौट आई। उसे देखते ही नोआ के भीतर जैसे नई आग जल उठी। उसे अपने पिता याद आ गए, अपना पुराना घर याद आ गया और वह सब कुछ जो उससे छीन लिया गया था। इस बार सूरज चील उड़कर सीधे उसकी बाह पर आ बैठी, क्योंकि अब उसे नोआ में वह साहस दिखाई दे रहा था जो कभी उसके पिता में था। वही जिद, वही कभी हार न मानने वाला हौसला। और शायद सिर्फ ऐसा इंसान ही ऊंची उड़ान भरने वाली चील को अपना साथी बना सकता था। उस रात नोआ ने ईवा से सच पूछा। वह जानना चाहता था कि आखिर वह यहाँ क्यों आई है और उस लोहे के दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। तब ईवा ने उसे इंसानों और बंदरों का असली इतिहास बताया। उसने कहा कि बहुत समय पहले बंदर भी आज के जंगली इंसानों जैसे थे। वे बोल नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे। इंसान उन्हें पिंजरों में बंद करके रखते थे, लेकिन फिर इंसानों की एक दवा गलती से
बंदरों को बुद्धिमान बना बैठी और उसी दवा ने धीरे धीरे इंसानों की सभ्यता को खत्म कर दिया। ईवा की बातें सुनकर नोआ का पूरा नजरिया हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच बोल रही है या नहीं, लेकिन इस समय उसके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ अपने लोगों को बचाना था। ईवा और सीजर की लड़ाई से उसे कोई मतलब नहीं था। आखिरकार दोनों के बीच एक समझौता हुआ। नोआ उस खास किताब को ईवा तक पहुंचाने में मदद करेगा और बदले में ईवा उसके लोगों को वहां से भागने में मदद करेगी। उस रात नोआ ने सुना और अनाया को जगाया। वह चाहता था कि वे सब मिलकर भाग निकले, लेकिन अनाया डर गया। उसने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया। आखिरकार नोआ और सुना चुपके से उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। ईवा पहले से वहां मौजूद थी। उसने बांध के पास विस्फोटक लगा दिए थे। उसका इरादा बांध उड़ाकर पूरा इलाका डुबो देने का था। तभी अचानक अनाया भी वहां आ गया। ईवा के कहने पर उन्होंने अलग अलग जगहों पर विस्फोटक लगा दी, लेकिन उसी समय ट्रेवाथन वहां पहुंच गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ईवा ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा, मानव सभ्यता अब खत्म हो चुकी है, अब यह सीजर का युग है। अगर यह बात बाहर आ गई तो सिर्फ तुम नहीं, मैं भी मारा जाऊंगा। इतना कहकर वह सीजर को सब बताने जाने लगा। ईवा के चेहरे पर पहली बार डर नहीं बल्कि निराशा दिखाई दी, लेकिन वह इंसानी सभ्यता की आखिरी पीढ़ी से थी। उसकी बुद्धि और प्रतिक्रिया बाकी सबसे कहीं तेज थी। अपने जीवन में पहली बार उसने किसी इंसान की हत्या की। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने ही लोगों के लिए दुख था। क्योंकि जहाँ बंदर मुश्किल समय में एकजुट होना सीख गए थे, वहीं इंसान हमेशा आपस में लड़ते रहे और अपनी ही ताकत को खत्म करते रहे। किसी हद तक देखा जाए तो इंसानों को वायरस ने नहीं बल्कि इंसानों ने खुद ही खत्म किया था। ट्रेवाथन को रोकने के बाद वे लोग समुद्र किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। रास्ता बेहद कठिन था। हर बार जब विशाल लहरें चट्टानों से टकराती, सब लड़खड़ा जाते, लेकिन ईवा बिना डरे लगातार आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वे आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। उनके सामने ऊंची चट्टानें थीं। ऊपर चढ़कर ही वे उस लोहे के दरवाजे के अंदर जा सकते थे। यही वजह थी कि ईवा को नोआ की जरूरत थी। सिर्फ बंदर जाति ही इतनी खतरनाक चट्टानों पर आसानी से चढ़ सकती थी, लेकिन चढ़ाई के दौरान हादसा होते होते बचा। अगर नोआ बेहद ताकतवर न होता तो वे सभी नीचे समुद्र में गिर चुके होते। काफी मुश्किल के बाद वे ऊपर पहुंचे। जैसे ही ईवा अंदर गई, उसे तुरंत समझ आ गया कि कहाँ जाना है। वह सबको टूटी हुई खिड़की के रास्ते अंदर ले गई। अंदर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। जैसे ही मशाल जलाई गई, सदियों से सोई हुई जगह फिर रोशनी से भर उठी। ईवा बार बार अपने दिमाग में बने नक्शे को याद कर रही थी। कुछ देर बाद उसने बिजली का मुख्य स्विच ढूंढ निकाला। अचानक पूरी इमारत में रोशनी फैल गई। तेज सफेद रोशनी देखकर नोआ और बाकी सब दंग रह गए। उनके सामने विशाल आधुनिक इमारतों का पूरा संसार था। यह देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यह सब कभी इंसानों ने बनाया था। आधुनिक सभ्यता और आदिम दुनिया के बीच का फर्क पहली बार इतनी साफ दिखाई दे रहा था। ईवा ने दीवार पर बना नक्शा देखा और नोआ से वहीं रुकने को कहा। वह खुद किसी खास चीज की तलाश में आगे बढ़ गई, लेकिन इसी दौरान नोआ गलती से एक पुराने इंसानी क्लासरूम में पहुंच गया। कमरा धूल से भरा हुआ था, फिर भी हर चीज उन्हें चौंका रही थी। दूसरी तरफ ईवा कंट्रोल रूम तक पहुंच गई और वहां खोजबीन करने लगी। तभी उसे अचानक बंदूकों से भरी अलमारी दिखाई दी। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे वह चीज मिल गई जिसके लिए वह यहाँ आई थी। वह कोई किताब नहीं बल्कि एक डेटा कार्ड था। ईवा ने एक बार फिर नोआ से सच छिपाया था। उसने अनजाने में पीछे मुड़कर उन बंदूकों को देखा। जो हथियार कभी इंसानों की दुनिया में आम चीज थे, आज की दुनिया में वे किसी देवता की शक्ति जैसे थे। उधर नोआ को इंसानों की पुरानी चित्र वाली किताबें मिली। जैसे ही उसने उनमें बनी तस्वीरें देखी, उसे पहली बार एहसास हुआ कि ईवा सच कह रही थी। बहुत समय पहले बंदर पिंजरों में कैद रखे जाते थे और इंसान इस दुनिया के असली शासक थे। यह सच इतना बड़ा था कि अगर वह बाहर जाकर अपने लोगों को भी बताता तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद ईवा उन्हें बेस के अंदर और आगे ले गई। वहाँ सैकड़ों टैंक खड़े थे। यही वह असली खजाना था जिसके पीछे सीजर पागल था, और यही वजह थी कि ईवा किसी भी कीमत पर उसे यह जगह नहीं सौंपना चाहती थी। उनकी योजना साफ थी। बाहर निकलने के बाद नोआ अपने लोगों को लेकर भाग जाएगा और ईवा पूरे बेस को नष्ट कर देगी। ईवा ने एक बटन दबाया। धीरे धीरे शहर का मुख्य दरवाजा खुलने लगा, लेकिन तभी अचानक सीजर अपने सैनिकों के साथ अंदर घुस आया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखों में लालच भर गया। अब उसके सामने इंसानों की असली ताकत थी। इन हथियारों के साथ उसका साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन सकता था। अब जब उसे खजाना मिल चुका था तो नोआ उसके किसी काम का नहीं रहा था। उसने साफ कहा, या तो मेरे सामने झुको या अपने पूरे कबीले के साथ मर जाओ। इसी बीच सुना खतरे में फंस गई। तभी ईवा ने बिना देर किए बंदूक चला दी। गोली सीधा उस बंदर को लगी जिसने सुना को पकड़ रखा था। इतनी भयानक ताकत देखकर खुद सीजर भी पीछे हट गया। अब वह दूसरों के पीछे छिपकर बात करने लगा। उसने ईवा से कहा कि वह उसे जाने देगा, लेकिन बदले में उसे बताना होगा कि बाकी हथियार कहाँ छिपे हैं। वह बंदूक की ताकत देख चुका था। अब वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। उसी समय नोआ ने ईवा की आंखों में कुछ अलग देखा। वह समझ गया कि ईवा कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। नोआ उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईवा दौड़ते हुए बाहर निकली और बिना हिचकिचाए विस्फोटक सक्रिय कर दिया। अगले ही पल बांध फट गया। समुद्र का विशाल पानी गर्जना करता हुआ अंदर घुस पड़ा। सभी बंदर डरकर बेस के अंदर भागने लगे। ऊपर खड़ी ईवा चुपचाप यह सब देख रही थी। मानव सभ्यता इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि अगर इंसानों को फिर से जीना था तो उन्हें कठोर फैसले लेने ही पड़ते। उस पल वह बंदरों की दोस्त नहीं थी, वह इंसानों की तरफ से लड़ रही एक योद्धा थी। उफनता समुद्र सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन शायद इंसानों को फिर से उठने का थोड़ा समय भी देगा।
लगा। उधर नोआ पानी में डूबते उतराते अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। काफी संघर्ष के बाद वह ऊपर आया और बाकी लोगों को ऊपर चढ़ने के लिए चिल्लाने लगा। उसे पता था कि ऊपर कहीं न कहीं बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। अगर वे इस बाढ़ से बच गए तो वे वापस घर जा सकते थे। लेकिन तभी पीछे से भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। जनरल फिर सामने आ चुका था। वह दहाड़ता हुआ नोआ पर टूट पड़ा। नोआ किसी तरह फुर्ती से बचते हुए दोबारा पानी में गिर गया। वह जानता था कि ताकत में वह जनरल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे इस जगह का नक्शा याद था। वह जानबूझकर जनरल को संकरी पाइपों और रास्तों की तरफ ले जाने लगा। दोनों तेजी से पाइपों के बीच भाग रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि वे वहीं फंस जाएंगे। तभी जनरल फिर छलांग लगाकर नोआ को पकड़ने आया, लेकिन इस बार नोआ अचानक ऊपर चढ़ गया। जनरल संभल नहीं पाया और पाइपों के बीच बुरी तरह फंस गया। समुद्र का पानी लगातार अंदर भरता जा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर पानी में डूबने लगा। उसका साम्राज्य, उसका सपना सब खत्म हो रहा था। नोआ बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। आखिरकार वह सबसे ऊपर पहुंच गया। इतने समय बाद सूरज की रोशनी देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन तभी सीजर फिर सामने आ गया। उसने नोआ को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह नोआ से नफरत करता था। उसे लगता था कि नोआ की वजह से उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया। और सबसे ज्यादा नफरत उसे इस बात से थी कि नोआ ने इंसानों के साथ मिलकर उसके खजाने को समुद्र में डुबो दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ नोआ का कबीला था। अगर नोआ उसके सामने झुक जाए तो वह फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता था। नोआ घायल हालत में धीरे धीरे उठा। फिर उसने गहरी सांस ली और एक पुरानी आवाज निकाली। ये ईगल कबीले की पुकार थी, वही आवाज जिससे सूरज चीलों को बुलाया जाता था। अगले ही पल आसमान से विशाल चीलें नीचे उतरने लगी। उन्होंने सीजर पर हमला शुरू कर दिया। घबराकर वह पीछे हटने लगा और आखिरकार समुद्र किनारे से नीचे गिर पड़ा। उसका अंत उसी अथाह समुद्र में हुआ जिसकी ताकत को वह कभी समझ नहीं पाया था। आखिर में उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ही उसे निगल गई, क्योंकि आजादी बंदरों की आत्मा में बसती थी। और यही सीजर की सबसे बड़ी सीख थी। नोआ ने आखिर अपना वादा पूरा कर दिया। वह अपने लोगों को लेकर वापस अपने पुराने घर लौटा। अब वे फिर से अपना कबीला और अपनी सभ्यता बसाने वाले थे। लेकिन तभी एक बार फिर ईवा उनके सामने आ गई। वह अलविदा कहने आई थी। उसे पता था कि बांध उड़ाने से नोआ के लोग भी लगभग मर जाते, लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था। उसके लिए वह बेस इंसानों की आखिरी विरासत था और इंसानों को यह तय करने का अधिकार था कि उसका क्या करना है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ बंदर ही नहीं रहते थे। इंसानों को भी जीने का उतना ही हक था। हर जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईवा का जवाब उसकी पीठ पीछे छिपी बंदूक में था। उसके अनुसार इंसानों के भविष्य के लिए जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान बंदरों को खत्म करना जरूरी था और नोआ भी उनमें से एक था। लेकिन तभी नोआ ने उसकी तरफ राका की दी हुई वह माला बढ़ाई। उसे वह दिन याद आ गया जब राका ने पहली बार दया और भरोसे के साथ उसकी मदद की थी। राका की दी हुई उस माला को देखते ही ईवा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार वह दया, वह अपनापन और वह भरोसा याद आ गया जो कभी राका ने उसे दिया था। धीरे धीरे एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर बह गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आखिरकार अपनी बंदूक नीचे कर दी। उसने नोआ को मारने का फैसला बदल दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वह समझ चुकी थी कि जिस सीजर ने बंदरों को आजादी का रास्ता दिखाया था, उसका सपना शुरुआत से ही शांति था, युद्ध नहीं। इसके बाद ईवा ईगल कबीले को छोड़कर वापस इंसानों की बस्ती में लौट गई। वह अपने साथ वह चीज ले गई जिसे पाने के लिए उसने इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा की थी। और उस गुप्त बेस के नीचे अब भी कई इंसानी जीवित बचे लोग छिपे हुए थे। सालों से उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, फिर से इंसानों को एक दूसरे से जोड़ना, फिर से सभ्यता को जिंदा करना। ईवा सच में वह चीज ढूंढ लाई थी जिससे इंसान दोबारा खुलकर संवाद कर सकते थे। जब यह खबर बाकी बचे इंसानों तक पहुंची तो लंबे समय बाद उनके भीतर उम्मीद की लौ जल उठी। सदियों की तबाही और अकेलेपन के बाद इंसानी सभ्यता एक बार फिर नए कदम बढ़ाने वाली थी। अब वे अकेले नहीं थे। अब वे सिर्फ छिपकर जीने वाले बचे हुए लोग नहीं रहे। वे इंसानियत की आखिरी चिंगारी को लेकर इस नई दुनिया में फिर से अपना भविष्य बनाने वाले थे। वही चमकते सितारे जिन्होंने कभी नोआ और ईवा दोनों को हैरान किया था, अब उनके लिए उम्मीद की रोशनी बन चुके थे। यही कहानी खत्म होती है। करीब 300 साल बीत चुके थे। सीजर अब सिर्फ इतिहास बन चुका था, लेकिन उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसकी दी हुई सीख अब भी बंदरों की नसों में जिंदा थी। सीजर ने कभी सत्ता या गुलामी का सपना नहीं देखा था। वह सिर्फ इतना चाहता था कि हर बंदर आजाद होकर जी सके और उनकी जाति नफरत नहीं बल्कि दया और सम्मान के साथ आगे बढ़े। समय के लंबे बहाव के बाद वही जिम्मेदारी अब नोआ के कंधों पर आ चुकी थी। एक ऐसा बंदर जिसने शुरुआत में अपना घर खो दिया था, जो अकेला और टूटा हुआ था, वही अब अपने लोगों का नेता बन चुका था। नोआ का सफर ही सीजर की असली विरासत का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने सीजर की तरह बनने का मतलब उसकी नकल करना नहीं समझा। उसने सीजर की अच्छाई, दया और साहस को अपनाया। उसने ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए किया। असल विरासत क्या होती है? सिर्फ किसी की ताकत की नकल करना नहीं, बल्कि उसके सपनों और उसके मूल विचारों को अपने जीवन का रास्ता बना लेना ही सच्ची विरासत होती है।